अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बल्ला बिलाखिर सियासी मैदान से बाहर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की रूह होती है। अगर रूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बेजान जिस्म ही रह जाता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की भी कुछ ऐसी ही हालत है। बिना इंतखाबी निशान के PTI भी एक मुर्दा जिस्म की ही मानंद है। बिलाशुबा बल्ले के बाहर होने से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, वो ये है कि अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान क्या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असेंबली की बेशतर नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी किया गया था और अब इन तमाम उम्मीदवारों के पास अलग अलग इंतखाबी निशान है और अपने वोटर और सपोर्टर को ये निशानात अजबर करवाने के लिए PTI को पहले से कई ज्यादा तैयारी और मेहनत करना पड़ेगी। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन PTI की मुश्किलात सिर्फ इन इंतखाबी निशानात से मुतालिक नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने की सूरत में अपने आजाद उम्मीदवारों को पार्टी से जोड़े रखना भी तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल मरहला होगा। जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की क्या गारंटी है कि वो जीतने के बाद किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि आजाद उम्मीदवारों पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू ही नहीं होता। तो अगर इन आजाद उम्मीदवारों में से चंद या बेशतर किसी और जमात में चले गए तो तहरीक इंसाफ का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बायस खतरे में पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि भला एक सियासी जमात को इंतखाबात के अमल से बाहर रखने से कौन सी जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी, बल्कि आजाद उम्मीदवारों के जीतने की सूरत में जो सियासी खरीदो फरोख्त का दरवाजा खुलेगा उससे हमारी लंगड़ी लूली जमहूरियत को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार भी आया है, जहां पर एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए महज 20 दिन की मोहलत, जबकि दूसरी सियासी जमात को उनकी दरखास्त पर कई माह की मोहलत दे दी जाती है और उस सियासी जमात की आम इंतखाबात के बायस इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की इस्तदा को भी मंजूर कर लिया जाता है। जहां एक जानिब अदालती फैसले और इलेक्शन कमीशन के दोहरे मयार पर तनकीद की जा सकती है, वहीं तहरीक इंसाफ की कानूनी हिकमत अमली किसी तनकीद से मुबर्रा नहीं है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौकफ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं है। जब अदालत में यही सवाल PTI के वकील हामिद खान से किया गया तो वो इस हवाले से कोई दस्तावेज अदालत के रूबरू पेश ना कर सके, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब जो है वो इसको ट्वीट करके शेयर भी करते रहे और तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के क्या ही कहने हैं। जल्दबाजी में खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी और इंतखाबी निशान के हतमी फैसले से कबल ही अपना प्लान भी आश्कार कर दिया, जिसके बायस वो भी ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से फेल हो गया। ये कुछ इश्यूज हैं, इन्हीं पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर ऑन माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। प्लेजर कमिंग बैक। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। अच्छा सर, बल्ला चला गया, बहुत सारे उससे जुड़े सवालात हैं, वो मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, हमें भी आ रही थी, आप लोगों को भी आ रही होंगी ऑफ कोर्स। प्लान A B C ऐसा भी नहीं था कि नहीं था, आप लोगों के पास कुछ था, बट ऐसा लगा वो सब फेल हो गए। ये नाकिस हिकमत अमली थी, आप लोगों की शॉर्ट साइटेडनेस थी, क्या हुआ? पहले तो बल्ले की बात कर लेते हैं। जो आपने कहा वो चला गया, तो वो एक्चुअली हमने उनको दे दिया, हमें पता था कि दे दिया था। और मैंने कल रात को किसी और प्रोग्राम में बैठ के उनको ऑफर की थी कि भाई आपको अगर बल्ले का इस्तेमाल नहीं आए तो हम खान साहब को आपको मुस्तार दे देते हैं के लिए, तो आपको सिखा देंगे बल्ले का इस्तेमाल, क्योंकि इतना आपको वो इन्फैचुएशन थी ना कि जी बल्ला इनके पास नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जैसे पता नहीं वो खौफ है ना बल्ले का जो इनके सरों के ऊपर सवार रहा है और आज भी है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे आपका दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसका जवाब है। बिल्कुल हमारे पास बैकअप प्लान्स थे, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और हमें इसका भी एहसास था कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन शायद ये एहसास नहीं था कि इस हद तक चले जाएंगे ये लोग। देखिए, लेकिन जब ये नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन के टाइम के ऊपर जब अटैक्स हुए, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, उसके अलावा जो उनके प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स थे उनको किडनैप किया गया, तो उस वक्त हमें एक एहसास होना शुरू हो गया था कि ये नहीं छोड़ेंगे। तो वही हुआ कि जिस पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट था उसको किडनैप किया गया, जो कुछ भी उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ और उससे वो जो ट्रेडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक है वो करवा दी गई। अच्छा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि अगर बल्ला चला जाता तो PTI की क्या हिकमत अमली होगी? गौहर साहब ने एक दो दफा कहा भी कि हम किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, किसी सम फॉर्म ऑफ मर्जर हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। आपको नहीं लगता ये भी अगेन नाकिस हिकमत अमली थी? अभी वहाँ पे प्रोसीडिंग जारी थी सुप्रीम कोर्ट में, 3 बजे आप लोगों के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो गया कि सारे जो उम्मीदवार हैं वो जाके नजरियाती से अपने टिकट्स जो है वो जमा करवाने के अमल का आगाज कर दें। आपको नहीं लगता इट वाज अ बिट टू अर्ली
ہوگی, آپ لوگوں کو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی. نہیں دیکھیے 3 بجے تک ہمیں پتہ چل چکا ہوتا, بلکہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا. آپ میں سے کوئی ابھی کورٹ سے باہر نہیں آیا؟ کوئی مسئلہ ہمیں نظر آ رہا تھا, دیکھ رہے تھے نا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, تو ہمیں ان کے باہر آنے کا انتظار نہیں تھا, بیکاز ہمارے پاس اپنے وکلا بیٹھے ہوئے تھے جو بہت دیر سے پروجیکشن کر رہے تھے. میں بھی خود بھی پروجیکشن کر رہا تھا جی کہ ہمیں بالکل کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے, جو ان کے پہلے فیصلے آئے ہیں اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا. 2 دن کا جو کانڈکٹ تھا ججز کا, خاص کر چیف جسٹس کا جو تھا, ہیومیلیٹ کر رہے تھے ہمارے بندوں کو. گوہر صاحب کو کہتے تم کون ہو. I mean, is this should be the conduct of the Chief Justice of Pakistan? اس سے پہلے بھی کھوسا صاحب کے ساتھ کہ بھئی تم سردار نہ لگایا کرو, تو بھئی آپ قاضی بھی نہ لگائیں, پھر آپ چھوڑ دیں سردار جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں طارق مسعود صاحب, ان کو بھی کہیں کہ بٹ یہ ججز کا کام نہیں ہے نا. جو کمرہ عدالت میں ہو رہا تھا وہ ایک انہونی بات تھی کہ جی میرٹ آف لا کی بات کرنے کی بجائے آپ لوگوں کی ذاتوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو ہمیں کمپلیٹلی پتا چل چکا ہوا تھا کہ کیا ہونا ہے. کنسیکوینٹلی فیصلہ لیا گیا جی کہ ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس بیک اپ پلان ہے اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. بھلے آپ لوگ ویسے خاصے ابھی بھی کانفیڈنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کسی بھی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ چلی گئی ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ بڑا اور امپورٹنٹ ایک مرحلہ تھا آپ لوگوں نے جو عدم اعتماد بعد میں کیا ہے عدالت کے اوپر, جو لیول پلینگ فیلڈ والے کیس میں, آپ لوگوں کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ تو نظر آ رہا تھا. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ہم بسا اوقات جو ہے اپنا ہم کہہ چکے ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کا کیا رول رہا ہے. وہ نہ ریکوز کرتا ہے اور نہ وہ مقدمہ کسی اور کو پاس آن کرتا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں کمپلیٹلی ہمیں اس چیز کا احساس تھا کہ جی اگر ان کو بھی ہم کریں گے تو یہ بالکل اس بات کی سنوائی نہیں کریں گے اور کنٹینیو کریں گے, خود ہی مقدمات کو سنتے رہیں گے. لیکن عدم اعتماد کر کے اپنا پروٹیسٹ تو رجسٹر کرنا چاہیے تھا نا, وہ بھی اس مرحلے پر. عدم اعتماد تو جو مطلب ایک چیز جو لوگوں کو خود پتہ چل جانی چاہیے کہ جی ایسا ہے. شاید آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہو کہ جی ہمیں وربلی کر دینا چاہیے تھا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں نا کہ جی ایک وہ ٹمٹماٹی جو ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے کہ جی شاید یہ کوئی. تو بلے کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئی, تو آپ نے اس لیے اگلے کیسز پھر واپس لے لیے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے. یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے ہماری طرف سے کہ جی ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے, سو اس لیے ہم آپ کے پاس ریویو بھی پٹیشن نہیں دیکھیں گے. آئی تھنک دس واز دی بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دیم ناؤ. اچھا اب کیا ہے فیوچر میں آپ لوگوں کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ آزاد امیدوار تو لوگ لڑ رہے ہیں, اب یہ بھی ڈاؤٹس اور کنفیوژن ہے, ہر کوئی کہے گا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں. اس کنفیوژن کو کیسے دور کریں گے؟ ایک پورٹل غالباً آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسز کے اندر اس طریقے سے آپ کا پیغام لے کے جا سکے گا؟ ایک آن لائن پورٹل, ایک تو اس پہ بات کیجیے گا. دوسرا جو لوگ آزاد لڑیں گے وہ لڑنے کے بعد جیت جاتے ہیں تو آپ ہی کے ساتھ رہیں گے, اس کے اوپر سوچا ہے, کوئی گارنٹی ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کا سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ نے خود ہی اس کی نشاندہی کر دی ہے. ہم ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں, کل سے میرا خیال آپریشنل ہو جائے گا. اس میں اگر آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کا نمبر نوٹ لیٹ سے NA 48, تو آپ پی ٹی آئی سرٹیفائڈ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ گھر بیٹھے ہوئے سارا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے پاس اگر فون کی سہولت ہے یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے قصبے میں جہاں بھی ہے کوئی بھی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. نمبر 1. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو ایکٹیوسٹس ہیں, وہ سب کانسٹیٹوئنسیز میں آپریٹ کریں گے اور اس میسج کو فردر اسٹرینتھن کریں گے, فردر سولیڈیفائی کریں گے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی اگر یہ انڈیپینڈنس جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا جس کو بھی سارے ملک میں جن کو سپورٹ کریں گے, کیا وہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اس میں ہم جتنی بھی احتیاط برت سکتے ہیں وہ برت رہے ہیں کہ ہم صرف پارٹی کے جو آئیڈیالوگس ہیں, جو آئیڈیالوجیکل سپورٹرز ہیں, ان کو ہم اپنی ٹکٹس دیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہم حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں جن کے بارے میں بات اس وقت نہیں کر سکوں گا. نہیں, آف کورس آئی انڈرسٹینڈ, وہ وقت کے ساتھ آپ لوگ کریں گے. سر آپ نے کہا آئیڈیالوجیکل ورکرز, یہ ملک غلام مصطفیٰ کندوال صاحب ہیں سر, یہ اور یہ دوسرے رانا محمد یوسف خان صاحب ہیں, دونوں نے نون لیگ کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے نام ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یہ آپ لوگوں کے آئیڈیالوجیکل ورکرز سے غلطی ہو جاتی ہے سر. اسی 2024 میں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے, پرابلی نون لیگ نے دیا نہیں, تو آپ کے ورکرز ہو گیا. اور ابھی ہماری فائنل لسٹ نہیں ریلیز ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے, نہیں, یہ جو لسٹ میرے پاس ہے یہ تو پرانی لسٹ ہے نا جی. ابھی جو اس فیس کی جو لسٹ ہے وہ ابھی ہم نے نہیں اپلوڈ کی ہے. ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ کوئی کینڈیڈیٹ سے اس میں تبدیل نہیں ہے, ہم اس کو صرف
गोइंग ओवर द होल थिंग अगेन. हम चाहते हैं कि हम जो फैसला करें वो बिल्कुल ठीक हो और बेहतरीन उम्मीदवार जो हैं हमारे, एज आई सेड, आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स जो हैं उनको टिकट. तो ये तो फिर आप लोगों को वैसे रिमूव करनी चाहिए. आप लोगों के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ये लिस्ट जो है वो इस वक्त है. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ नाम है जो फिर हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये किस तरीके से आइडियोलॉजिकल, क्योंकि मैं सवाल फिर भी उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि इन लोगों से आप क्यों उम्मीद रखेंगे कि या आप लोगों के नाम पर वोट लेते हैं, जीतते हैं तो आपके साथ आएंगे. ऐसे लोग नहीं होंगे. अच्छा, ये जो मरवत साहब वाला मामला, ये भी वो कहते हैं जी मैं खान साहब से मिला हूँ और वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल अलॉटमेंट्स हुई हैं टिकट्स की, उनको रिव्यू करने की जरूरत है. मरवत साहब की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जी वो हमारी ऑफिशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं. ये हम लोग एक पीटीआई, आप ऑफिशियल पे चले जाइए, उनका हमारा एक जो प्रेस रिलीज है वो लगी हुई है उसके ऊपर. नहीं, वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन स्पोक्सपर्सन भी नहीं है इस वक्त. वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गालिबन कह रहे हैं वो भी नहीं है. ये भी हमने स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं, हम दे चुके हुए हैं. और हमने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि पार्टी उनकी किसी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करेगी और उनकी स्टेटमेंट जो है वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो खान साहब फिर किस कैपेसिटी में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं. नहीं, लेकिन वो ठीक है ना, तो इससे आप मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें ना. बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि खान साहब उन्हें ऑडियंस क्यों देते हैं फिर, अगर वो पार्ट ऑफ द पार्टी नहीं है. खान साहब उनसे मिलते भी हैं कि नहीं, मैं तो इस पे जाऊंगा ना जी. नहीं तो गौहर साहब की मुलाकात भी होती है. गौहर साहब शुड क्लैरिफाई साहब आके जो हमें बताते हैं वो मुख्तलिफ होता है उनसे. नहीं, ये जो बात आप करें ना कि मिलते भी हैं कि नहीं, इस बात की कोई वजाहत तो खान साहब से आप लोगों को लेनी चाहिए ना. हम लेते हैं हमारा, क्योंकि देखिए, क्योंकि दिस इज नॉट सर्विंग यू वेल बेसिकली. इस वक्त खान साहब को किन लोगों को मिलने की इजाजत है. खान साहब के वकला जो है वो 2-1 दफा हफ्ते में वो जाते हैं. अगर केस हो, केसेस के ऊपर जो है वो वकलाई जा सकते हैं. नंबर 2, उनकी बेगम साहबा जो है वो हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं और उनकी बहनें जो हैं वो 2-1 हफ्ते में 1 दफा मिलती हैं. ठीक है, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई. नहीं दी. मेरे पास बसा औकात कोर्ट्स ने मुझे इजाजत दी है. मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं कि जी इनको मिलने की इजाजत दी जाए. मैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ, मेरे लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं जी उनको भेज दीजिए, हम मिलवा देते हैं. मैं वहाँ जाता हूँ, रोका जाता है आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आप आखिर में कहा जाता है जी कि मुलाकात नहीं करा सके. मेरे अलावा किसी भी और पॉलिटिकल लीडर को, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी को, उनसे मिलने की आज तक इजाजत नहीं दी. लेकिन सर इस ट्वीट के अंदर हमारी कम्युनिकेशन जो है ना, सुने ना, हमारी कम्युनिकेशन वो वकील है उनकी, नहीं उनकी अहलिया का नाम है पहले कहा है ना कि अहलिया हफ्ते में 1 दफा मिलती है या केसेस के ऊपर जाती है. नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो ये कह रहे हैं कि जब ये अलॉटमेंट वाली बात हुई है उसमें ये विटनेसेस थे, ये मौजूद थे. हमारे पास वक्त नहीं है जी कि हम इसको सब्सटेंशिएट करते फिरें. तो हमने जो फैसले किए थे जिनको हमने बाकायदा तौर के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया था, हम उससे जाते हैं कि हम उनकी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते. हम उनकी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते. वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते. उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है. वो दे रहे हैं, जो करते हैं वो कर रहे हैं. मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछते हैं थोड़ा सा मजीद कि क्यों वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. पैरा ट्रूपर हैं, कहाँ से आए हैं, आप उनको किस कैटेगरी में डालते हैं पार्टी के अंदर. मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे हमारे साथ.